फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोलॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ जून 24, 2023। नाउ हियर वी आर गोइंग टू फोकस जो हमारा जो मेन न्यूज़ होगा वो, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में होगा। और अब इसमें हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे, हम इसके बारे में कल से ही डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। सो अब हम जो भी डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ के बारे में, दैट विल बिकम इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर आवर डिस्कशन बट ऑल्सो फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो आज का जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंडिया यूएस रिलेशन पे फोकस कर रहा है, और जो डायमेंशन है इस रिलेशन का, जो डिफरेंस का जो डायमेंशन है एक, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। फाइन। उसके साथ साथ हम नेटो की एक एयर एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे जो रिसेंटली वाइंड अप हुआ है, और again that news is also a very important news. So these are some of the important news, and then on editorial what we are going to discuss is again very important. Two things is very important. One is global gender gap index. अब इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, बट आज जो हम एक डायमेंशन डिस्कस करेंगे, जैसे कि देखिए एडिटोरियल में क्या होता है कि जब कोई भी न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ के और कितने डायमेंशंस हैं वो हमें एडिटोरियल से पता चलता है। So that's why reading editorial sometimes becomes important, especially if it is discussing some current news in a great depth. So global gender gap index will be important. The next will be uniform civil code, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस न्यूज़ में। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया इजिप्ट रिलेशन। नाउ व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया इजिप्ट रिलेशन, तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, आवर प्राइम मिनिस्टर आफ्टर बीइंग इन यूएस ही इज गोइंग टू विजिट इजिप्ट। Let's take the news from the front page before moving to the editorial and other news. So when India grows, the world grows, says our Prime Minister. So Prime Minister Narendra Modi, he was addressing a joint session of the US Congress. तो US Congress देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कांग्रेस का मतलब समझिए। जैसे कि हम पार्लियामेंट कहते हैं अपने देश में, उसी प्रकार से यूएस में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वहाँ के पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहा जाता है। और इस कांग्रेस में यू हैव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विच इज सिमिलर टू लोकसभा। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जो अपर हाउस होता है, जहाँ जो राज्यसभा होता है हमारे देश में, तो वहाँ पे इसको हम कहते हैं सीनेट। ठीक है, तो वो ज्वाइंट सेशन, हमारे देश में भी ज्वाइंट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, जब कोई प्रेसिडेंट अगर डिसाइड कर ले कि अब ज्वाइंट सेशन होगा किसी बिल को पास करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे ज्वाइंट सेशन को एड्रेस कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, एंड ही कॉल्ड द यूएस इंडिया यूएस रिलेशनशिप अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी। एक एक वर्ड का यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है फ्रेंड्स। डिफाइनिंग पार्टनरशिप, व्हाई वी आर सेइंग दिस डिफाइनिंग पार्टनरशिप? सो अगर आप देखेंगे डिफाइनिंग पार्टनरशिप, तो इंडिया यूएस में सिमिलरिटी क्या है फ्रेंड्स? अगर हम बात करें, यूएस जो है वो वर्ल्ड का, आप कह सकते हैं, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, और इंडिया जो है वो आपके वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। उसके बाद आप देखेंगे यूएस और इंडिया में ये कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहली बार आया हुआ है, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन को लेके। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देयर इज कन्वर्जेंस दैट बोथ कंट्रीज दे आर मेंबर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट इज टॉक अबाउट द वर्च्यूज ऑफ डेमोक्रेसीज, the ties that bind India and United States, and India's economic and development trajectory. He has also touched on the issues of global concerns such as war in Ukraine and the situation in the Indo-Pacific. But अब यहाँ पे देखेंगे there were 70 members of Congress who had raised concerns about democracy backsliding in India ahead of his address, and handful of them had boycotted the event. Okay, तो इस रिस्पॉन्स में अगर आप देखेंगे that democracy is one of our sacred and shared values and India is the mother of democracy. ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा. The next is what he said is that when India grows, the world also grows. So he also emphasized on digitization of Indian economy and has said that India would soon be the third largest economy in the world.
अभी इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब हम इंडिया यूएस रिलेशंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एडिटोरियल में, जो और भी डायमेंशंस हमें डिस्कस करेगा, ठीक है। सो नाउ इफ यू विल सी कि व्हेन ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन फाइन, सो इफ यू विल सी हमारे जो यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है बैराक ओबामा, उन्होंने 2009 में इसी प्रकार से हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी होस्ट किया था, एंड ही हैड यूज्ड द टर्म वन ऑफ द डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे जो हाइलाइट्स है इस इवेंट्स के, तो सी द टू साइड्स दे हैव अनाउंस्ड अ न्यू डील्स इन्वॉल्विंग हाई एंड डिफेंस कोऑपरेशन, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप इन क्वांटम एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद द डील फॉर को प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन्स इन इंडिया, दैट इज GE414। Then India has decided to join the 11-nation Mineral Security Partnership for Critical Minerals, and where China has a global monopoly, and cooperation on critical and emerging technologies, particularly in clean energy. So these are the outcomes. उसके बाद India has decided to sign the 27-nation Armistice Accords for cooperation in space exploration, and NASA and ISRO partnership for human space flight। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये आउटकम है हमारे प्राइम मिनिस्टर के यूएस विजिट का। उसके बाद अगर आप देखेंगे देयर आर सर्टन, अब ये तो है कन्वर्जेंस, किसी भी दो कंट्रीज के बीच में होता है कि वो कन्वर्ज कौन कौन सी इश्यूज पे करते हैं, मीन्स दे शेयर सेम पॉइंट, सेम लाइन ऑफ थॉट, और वो डाइवर्ज कहाँ कहाँ करते हैं। तो अब अगर हम देखें डाइवर्जेंस, देखिए कहाँ कहाँ पे है, दैट इज डिफरेंस इन पॉलिसीज टुवर्ड्स रशियाज वॉर इन यूक्रेन, ठीक है। उसके बाद कन्फ्रंटेशन विद चाइना वेयर न्यू दिल्ली हैज़ बीन मोर डिफिडेंट। देन इफ यू विल सी दैट ह्यूमन राइट्स, स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। So if you will see that around 75 US members of Congress they had raised this issue in a letter to the US President। उसके बाद आप देखेंगे तो मिस्टर ओबामा, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी ये इशू उठाया था। उन्होंने कहा भी था, हमने कल डिस्कस किया था कि दैट इंडिया विल रिप अपार्ट इफ द माइनॉरिटी राइट्स आर नॉट डिफेंडेड। फाइन, अब यहाँ पे देखिए क्या है, दैट राइट्स इश्यूज आर नॉट बायलैटरल कंसर्न, and with his warm welcome Mr. Biden made it clear that he did not share the concern. So if Mr. Modi wishes to address public concerns, however, he may find it more effective to make the case in a press conference on his return, emphasizing his belief that if there are no human values and there is no humanity, then there are no human rights that cannot be called a democracy। ठीक है, ये ऑथर के व्यूज हैं। नाउ अब हम चलते हैं ब्रिजिंग द गैप, इस इशू को देखते हैं, व्हाट इज दिस ब्रिजिंग द गैप। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, विच वॉज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। लास्ट ईयर इंडियाज रैंक वॉज 135th, दिस ईयर इंडियाज रैंक इज 127 आउट ऑफ 146 कंट्री, एंड इंडिया का जो इसमें स्कोर है वो है 0.643। ठीक है, हमने इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि एक्सेप्ट पाकिस्तान, इंडिया रैंक बिलो बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। अब जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ओके, सो इफ यू विल सी द आउटकम, सो इंडिया हैज फेयर्ड वेल इन एजुकेशन एंड इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, where there is representation of more than 40% women in local governance. This is because of the 33% reservation in as mentioned in 73rd and 74th amendment। बट यहाँ पे एक इशू और है कि जब हम पार्लियामेंटेरियंस की बात करेंगे तो ओनली 15.1% ऑफ देम आर वुमेन, एंड इट इज़ ऑल्सो द हाइस्ट फॉर इंडिया सिंस द इनॉग्रल 2006 एडिशन। So still the participation is quite low। तो यहाँ पे the next step is that the author is suggesting is passing the long pending women's reservation bill, which proposed to reserve 33% of seats in Lok Sabha and state assemblies for women, and this bill was introduced in 1996 but still it has not been passed। If you will see the status, तो देखिए अगर आप देखेंगे that Nagaland it attained statehood in 1963 but it has elected its first 2 women MLAs only in 2023, almost after 60 years। अगर आप हम देखें जेंडर पैरिटी इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, सो हियर द गैप विच हैज बीन क्लोज्ड इज लेस देन 40%।
Fine. So if you see that this is the one of the major concern. The next concern is the share of women in senior positions and technical roles have been dropped. उसके बाद जो next concern है that is health and survival. So if you will see that there is improvement in sex ratio at birth, okay, but it is very important that girls get access to education through school and college. Fine, and they also need to get a paid work. So one of the concerns is अगर women के बारे में हम बात देखें, so women they end up doing so much of unpaid work at home that they do not have the time for to adopt paid work. So what is the solution over here? So providing girls with a job assured education, it will automatically improve all development indices including nutrition, and it will break the vicious cycle of early marriage leading to poor maternal and child health. मतलब यहाँ पे ये है कि जो अर्ली मैरिज जो होती हैं गर्ल्स में, that is also responsible for poor nutrition, ठीक है, और चाइल्ड हेल्थ को भी वो इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा, ठीक। उसके बाद जो वुमेन्स का जो कंडीशन है वो पेंडेमिक की वक्त और डेटोरेट हो गया. सो इफ यू विल सी इट वाज हार्डर ऑन वुमेन द पेंडेमिक विद देयर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ड्रॉपिंग एंड थस रेड्यूसिंग हाउस होल्ड इनकम्स. ओके, अगर उसके बाद अगर वुमेन को जॉब मिल भी जाता है, स्टिल वुमेन दे आर इम्पीडेड, मीन्स व्हाट इज बैरियर फॉर वुमेन टू राइज, दैट इज पेट्रियार्कल एंड कल्चरल नॉर्म्स. एंड द थर्ड इज सेफ्टी फैक्टर्स. ओके, द नेक्स्ट इज यहाँ पे अब जेंडर इक्वालिटी की बात आ जाएगी. तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता होने चाहिए, दैट विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी. So please write me in the comment box the sustainable development goal which talks about gender equality. Now the next is squaring the circle at India Egypt summit. So Egypt, ठीक है, it is the country in Africa, ठीक है. And now if you will see that Egypt के जो president थे, he was our guest at the Republic Day 2023. Fine. So if you will see that now our Prime Minister is going to visit Egypt after visiting United States. So अगर आप देखेंगे the historical links between India and Egypt, तो ये बहुत पुराना है, ये 2750 BCE से ही चलता आ रहा है. There are evidences which says that Pharaoh Sahure he sent ship to the land of Punt, which historians identify with peninsular India. Then the next is by the middle of the second millennium BCE, Egyptian mummies they were wrapped in muslin dyed with indigo, both which were brought from India. तो उसके बाद देखेंगे कि और क्या similarities हैं. So while the past century of the contacts produced plenty of goodwill and verbal shibboleths from decolonization to non-alignment and from Egyptians Bollywood frenzy to the addition of letting Egyptian music in Indian sports, but they have delivered little of substance. ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एक कल्चरल रिलेशन है, एक फिर जो डीकोलोनाइजेशन की हिस्ट्री है, फिर देन बोथ बाय द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो ये सब है, बट जो डिलीवरी है आज वो काफ़ी कम है. सो इफ यू सी द फिगर्स it itself says that is the underperformance of bilateral ties. So India's trade with most populous Arab country Egypt stands at $6061 million in 2023 and has declined by 17% over the previous year. और उसमें से भी जो है जो कंट्रीब्यूशन है पेट्रोलियम रिलेटेड इट इज़ 1/3, ठीक है ना. उसके बाद इफ यू विल सी इंडिया इट वाज इजिप्ट 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर while Egypt was India's 38th largest partner. Now if we talk about the investment, so Indian investments in Egypt were spread over 50 projects totaling $3.15 billion, half of the sum contributed by a single company. Then Egypt has invested only $37 million in India, and there are less than 5,000 Indians in Egypt, with nearly 1/5 of them being students. Okay, so if you will see, तो जो अंडर परफॉर्मेंस है बायलैटरल टाइज का, इट इज़ नॉट ड्यू टू लैक ऑफ बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक है. मतलब हमारे पास बायलैटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, वो फंक्शन भी कर रहे हैं, बट उनकी जो एफिकेसी है एंड सेंस ऑफ पर्पस है वो उतना रिजल्ट ग्राउंड पे नहीं ला रहा है. जैसे कि अगर आप देखें तो इंडिया इट हैज़ अ जॉइंट कमीशन, देन फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस, एंड इट हैज़ एटलीस्ट 9 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स.
अगर हम डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं दे विजिटेड इजिप्ट ड्यूरिंग द पास्ट ईयर. देन it had a bilateral summit less than 5 months ago when the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi visited India. Okay, now let's see what are the opportunities and what are the challenges. तो अगर हम देखें that there is a need to leverage the opportunities while avoiding the pitfalls. So if you will see that Egypt is a large country with population of 105 million and economy that is $378 billion. Then it is politically stable and its socio-economic conditions are quite similar to India. फिर जो इजिप्ट का जो लार्जेस्ट इम्पोर्ट्स है वो क्या है, रिफाइंड पेट्रोलियम. ये इजिप्ट का लार्जेस्ट इम्पोर्ट है, ठीक है ना. रिफाइंड पेट्रोलियम, वीट, इजिप्ट जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वीट इम्पोर्टर है. कार्स, कॉर्न एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये सारे जो इजिप्ट के जो लार्ज इम्पोर्ट्स हैं इट ऑल कैन बी सप्लाइड फ्रॉम इंडिया. उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट दैट इजिप्शियन गवर्नमेंट दे हैव एन एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंडा विच इंक्लूड्स 49 मेगा प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कायरो, देन न्यूक्लियर पावर प्लांट, देन हाई स्पीड रेल नेटवर्क. उसके बाद 2015 से 2019 के बीच में इजिप्ट वॉज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर. So all this again presents opportunity for India for deepening its relationship in investment sector, in infrastructure sector with Egypt. इसके बाद अब अगर हम देखें कि ये opportunities हैं, challenges क्या हैं, that is the Egyptian economy is in serious crisis. The huge financial commitments have coincided with the static economy, pandemic, global slowdown and Ukrainian conflict. तो जो चैलेंजेस बाकी वर्ल्ड फेस कर रहे हैं वही चैलेंजेस इजिप्ट भी फेस कर रहा है. उसके बाद जो टूरिज्म है वो ड्रॉप कर चुका है और इंपोर्ट ऑफ सीरियल्स हैव बिकम कॉस्टली. सो अगर आप देखें कि बाकी जगह भी इन्फ्लेशन है और डेब्ट क्राइसिस है, सो सेम इजिप्ट में भी जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो 30% के ऊपर है. वहाँ पे भी जो डेप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा है. देन देयर इज ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज स्कैरसिटी विच हैज़ फोर्स्ड द डेफरल ऑफ पेमेंट ऑफ एसेंशियल सच एज व्हीट. उसके बाद IMF से बेल आउट पैकेज तो नेगोशिएट हुआ $3 बिलियन का, बट विद टफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंडीशंस विच कैन हार्म द इंटरेस्ट ऑफ इजिप्ट. उसके बाद जो गल्फ अरब स्टेट्स हैं दे इनिशियली सपोर्टेड द इजिप्शियन इकोनॉमी विद नियरली $30 बिलियन बट दे हैव लेटली रिलक्टेंट साइटिंग वेरियस गवर्नेंस इश्यूज इन इजिप्ट. तो आज जो इजिप्ट का फॉरेन डेब्ट है वो कितना है, $163 बिलियन एंड इट्स नेट फॉरेन एसेट्स आर घट गया है, दैट इज माइनस $24.1 बिलियन. ओके, सो इजिप्ट भी आप कह सकते हो कि लार्जली मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहा है. उसके बाद आप देखें तो इंडिया क्या कर सकता है इसमें. इंडिया में कंटिन्यू टू मैनेज दिस पॉलिटिकल क्राइसिस टू पार्टेक इजिप्ट्स लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज थ्रू वेरियस इनोवेशंस. क्या क्या कर सकता है, जो श्रीलंका में जो इंडिया ने किया था देखिए उसी का लाइन है ये. Exim line of credit, barter and rupee trading. Fine, but it should avoid the repetition of the experience of Iraq in 1980s and 1990s of having to defer its hard-earned construction project dues until they had to eventually be paid off by the Indian taxpayer. उसके बाद next is India may consider trilateral funding arrangements for such projects in Egypt or elsewhere with its partners in the Gulf, the G20 or the multilateral financial institutions. Now the next is strike a fine balance, have a just civil code. So uniform civil code. Okay, so Law Commission of India has now decided to solicit views and proposals from the public about the uniform civil code. 5 साल पहले लॉ कमीशन ने कहा था that UCC is neither necessary nor desirable. Okay, fine, but now the solicitation of public views is being considered. ठीक है, तब यूसीसी ने क्या कहा था, अभी तो जो है ये तो 22nd लॉ कमीशन है ना, इसके पहले 21st लॉ कमीशन था. तो 21st लॉ कमीशन ने कहा था कि यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल. हमें सबसे पहले क्या टारगेट करना चाहिए, जो 21st लॉ कमीशन ने कहा था, दैट इज इक्वालिटी. ओके, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन विद इन मैन एंड वुमेन विद इन अ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप. पहले हमें ये टारगेट करना चाहिए, ठीक है, ये कहा था तभी. उसके बाद नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो लेट्स टेक द इशू विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑथर का जो पूरा फोकस है वो ये है कि दैट
whether we should unity is more important or uniformity is more important. ठीक है, ऑडिट। तो अगर आप देखेंगे दैट जितने भी रिलीजियस ग्रुप हैं उनके अपने कल्चर ऑटोनॉमी है, फाइन, एंड इट इज इंडिया में होता है कि इट इज बीइंग आर्ग्यूड दैट द कम्युनिटी शुड इटसेल्फ कम फॉरवर्ड टू सीक रिफॉर्म, ओके, दैट इज द अडॉप्शन ऑफ इंटरनल लॉ रिफॉर्म और वॉलंटरी यूसीसी। तो जैसा कि हम देखें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 दे आर नथिंग बट एग्जांपल्स ऑफ वॉलंटरी अडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, फाइन। उसके बाद ऑथर सेज ये जो लव जिहाद लॉज हैं which prohibits interfaith marriage basically violate the spirit of special marriage act। उसके बाद there are certain regional differences also, जैसे कि हम केरला की बात करें, so Kerala has abolished the Hindu joint family in 1975, then Muslim marriage and divorces are to be registered in Bengal, Bihar, Odisha, Jharkhand under the 1876 law, और असम में 1935 लॉ के अंदर adoption was permissible to Kashmiri Muslims। फिर अगर आप बात करें कि नॉट जस्ट मुस्लिम्स, इवन हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स, पारसीज एंड ज्यूज दे आर गवर्न बाय देयर ओन पर्सनल लॉज, ओके। जैसे कि हम एग्जांपल देखें दैट इवन द रिफॉर्म्ड हिंदू पर्सनल लॉ अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंसिस्ट ऑन सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज थ्रू सप्तपदी, दैट इज 7 फेरे, एंड दत्ता, दैट इज इन्वोकेशन बिफोर फायर। उसके बाद सेक्शन 7(2) है इस एक्ट का विच प्रोवाइड्स दैट मैरिज इज कंप्लीटेड ऑन द 7th स्टेप, देन सपिंदा रिलेशनशिप, एडॉप्शन एंड हिंदू जॉइंट फैमिली रूल्स आर बेस्ड ऑन द हिंदू पर्सनल लॉ। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ जो डाइवर्जेंसेस के जो बात हुए हैं, दैट इज व्हेन टू हिंदूज मैरी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 दे कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय द हिंदू पर्सनल लॉ। मैरिज किसके अंदर हुआ है? स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हुआ है, they should be governed under that, but if they both are Hindus so it will be governed by Hindu personal law, but if two Muslims they marry under this legislation then the Muslim personal law would no longer govern them। तो Hindus के लिए they will be under Hindus personal law, but for Muslims if two Muslims if they are marrying under the special marriage act so they will not be governed by Muslim personal law। Next, a person who renounces Hinduism too continues to be governed by the Hindu personal law। Okay, so author is showing this divergence, okay, कि कितना divergence है। Now if you will see, now in addition to the provisions that outlaw discrimination in all its forms, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को आउटलॉ करता है, बट दिस सेम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कल्चरल एकोमोडेशन थ्रू अ नियर एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 21A। Fine. So Article 21A provides that every region have the right to conserve their own distinctive culture। अब यहाँ पे the author is promoting कि just if we see the constitution based on that the constitution commission must bear in its recommendation that for diverse and multicultural polity such as India the proposed UCC must be emblematic of India's mosaic model of multiculturalism। मतलब कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जो एक मल्टीकल्चरलिज्म है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, फाइन। ही सेज दैट होमोनाइजिंग द लिथिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज मस्ट नॉट बिकम अ मिराज फॉर फ्लरिशिंग डाइवर्सिटी। मतलब यूनिफॉर्मिटी लाते लाते ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा जो फ्लरिशिंग डाइवर्सिटी है वो गायब हो जाए, बिकॉज यूनिटी इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन यूनिफॉर्मिटी। सो द इट गिव्स एन एग्जांपल दैट the British brought homogeneity among Hindus and Muslims by grossly undermining heterogeneity within the two religious communities। Then they say कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो the right to cultural autonomy defends the Indian model of multiculturalism। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद डिफेंड करता है इंडिया के मल्टीकल्चरलिज्म को। कैसे? 2 अप्रोच से। ये किसने बताया? रोचना बाजपेयी। कि एक तो है इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच, द नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड मल्टीकल्चरल, फाइन। सो इट सेज दैट इट इज थ्रू दिस 2 अप्रोचेस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स वे फॉर कल्चरल एकोमोडेशन एंड अ सेलिब्रेशन ऑफ ग्रुप डिफरेंसेस। तो इसी वजह से जो 21st लॉ कमीशन था उसने कहा था दैट विच फेवर इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन कम्युनिटीज रादर देन एमिंग फॉर इक्वलिटी बिटवीन कम्युनिटीज। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था
कि पहले हमें किस पे काम करना चाहिए, इक्वलिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन विद इन कम्युनिटीज, ठीक है, ना कि यूनिफॉर्मिटी पे। अ जस्ट कोर्ट शुड बी द प्राइमरी गोल एज जस्ट लॉज आर मोर इम्पोर्टेंट देन मियर अ यूनिफॉर्म लॉ, कि लॉ जो है वो जस्टिस करना चाहिए मैन और वुमेन के बीच में, यूनिफॉर्मिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए। फाइन। उसके बाद यहाँ पे एक फ्रेंच मॉडल है, यहाँ पे आप देखिए फ्रेंच सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म को कंपेयर किया गया है, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। फ्रेंच में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, फ्रेंच मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म इज लाइक सिटी। इसका मतलब क्या हुआ, विच स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स बियरिंग एनी रिलीजियस आउटफिट और मार्कर इन पब्लिक that considers religion in public as a threat and is threat to nation's secular fabric. Okay, बट अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, it accommodates and not just tolerates the wide variety of group and ethnic differences. The next is, the author says कि one hopes that the Law Commission of India would not contribute to the rise of reactive culturalism among different communities in India including Muslims. उसके बाद वो मुस्लिम कम्युनिटीज के बारे में भी कहते हैं, दैट द मुस्लिम कम्युनिटी टू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द MPL एंड इस्लाम आर नॉट वन एंड द सेम, दैट इज मुस्लिम पर्सनल लॉज। फाइन। तो कहते हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉज और इस्लाम है, दे आर नॉट द सेम। ये जो MPL है, इट इज़ अ जूरिस्ट गिवन लॉ एंड इज नॉट एंटायरली डिवाइन। कहता है कि इन्होंने जूरिस्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया है, ये डिवाइन नहीं है, and it is more appropriate to call it Anglo-Mohammedan law that was derived in certain matters from the erroneously translated secondary sources rather than Quran and Sunnah of the Prophet. Right? अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आया, तो इसी वो हिस्ट्री बताते हैं। ब्रिटिश कोर्ट्स ट्रीटेड juristic opinions in the MPL on a par with statutory laws enacted by the legislature and by insisting on the British doctrine of precedent. They further brought in a lot of rigidity in the MPL. तो ये कहते हैं कि ऑथर कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉज जो हैं वो एक डिवाइन है नहीं, दे आर नॉट एंटायरली डिवाइन। ओके, दे फाइन। एंड देन द नेक्स्ट इज दैट ब्रिटिश ट्रीटेड दिस juristic opinions in Muslim personal law on par with the laws passed by the legislature and then they became rigid. तो उसके बाद वो रिकमेंड करते हैं, लेट द मुस्लिम क्लर्जी कम फॉरवर्ड एंड लीड द MPL रिफॉर्म प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग द डिस्क्रिमिनेटरी एंड ऑप्रेसिव इश्यूज एंड अडॉप्ट द व्यूज ऑफ प्रोग्रेसिव जूरिस्ट। नाउ वन लाइनर्स, 315 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस नाउ हैव बीन डिप्लॉयड इन बंगाल। ये न्यूज़ हमने कल भी किया था कि पॉलिटिकल वायलेंस इन द लोकल इलेक्शंस इज ग्रोइंग एंड नाउ द सेंट्रल फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड इन बंगाल। ओके, the next is Center Defense NFHS questionnaire says disability data won't change fast. तो यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 is set to begin shortly and now the Union Health Ministry has said that disability data will not change very fast and there is no reason to collect this data every 3 years. ठीक है, कह रहे हैं कि हर 3 साल के बाद जो NFHS होता है, इसको डिसेबिलिटी डेटा जो है उसको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट सेज कि जो प्राइमरी गोल है NFHS का, इट इज़ मटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड दिस इज कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टैटिस्टिक्स डिवीजन एंड दे हैव सेड दैट द सर्वे वोंट बी एबल टू कलेक्ट एक्यूरेट डेटा ऑन डिसेबिलिटी इन इट्स करंट फॉर्म। ठीक है, तो कहते हैं कि जो NFHS है उसका प्राइमरी गोल तो मटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, तो जो करंट फॉर्म है उसमें वो डिसेबिलिटी डेटा ठीक से कवर भी नहीं कर पाएगा। And then they have pointed out the disparity in disability data collected by NFHS and National Sample Survey Office. So the Department of the Health and Family Welfare says that it is not possible to capture the all India extent of disability through the NFHS and warned about the risk of significantly underestimating the prevalence of disability. अब हम देखें disability data. So जो NFHS 5 है, it was observed that disability prevalence was only 1% for rural areas and 0.9% for urban areas. अब NSSO ने जो एस्टिमेट किया देखिए वो काफ़ी ज़्यादा है। 2018 के लिए NSSO ने एस्टिमेट किया 2.3% for rural areas and 2% for urban areas. Okay, the next is, if you will see the disability rights activists, they have questioned the basis of explanation and they have said that people with disabilities in India experienced an average loss of 10.17 years in the life expectancy and closing this gap for the world's
largest minority group required access to comprehensive health data. Now, let's take this news. India-US expanding scope of cooperation in strategic areas, says Prime Minister. So, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसकी किसकी बात हुई है, क्वाड की बात हुई है, I2U2 की बात हुई है मेन. क्वाड क्या है? इट इज क्वाड्रिलेटरल सेक्रेटरी डायलॉग. इट कंसिस्ट ऑफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया. फाइन. और जो उसका टारगेट रीजन है वो है इंडो पैसिफिक रीजन. I2U2 क्या है? इसको मिडिल ईस्ट क्वाड भी कहते हैं या न्यू क्वाड भी कहते हैं. इसमें I2 मतलब इजराइल इंडिया, U2 मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यूएसए. ठीक है, तो इन दोनों के मेंबर्स हैं. फाइन. नाउ द नेक्स्ट इज, ये न्यूज हमने कल भी किया था. जेट इंजन डील एंश्योर्स 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू हॉल. फर्स्ट इंजन विल कम इन 3 years. सो ये कौन से इंजन की बात कर रहे हैं? F414 INS6. इट विल बी एंटायरली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. कैसे? क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ MOU साइन किया हुआ है. नाउ दे से द जेट इंजन डील विद द US इज एन ऑलमोस्ट डन डील एंड विल सी 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाय General Electric to Hindustan Aeronautics Limited, which will include critical technologies. And the first engine will roll out 3 years after the contract is ready. तो अगर आप देखें, there was a previous engine development agreement in 2012 between GE and HAL for the F414 engine, and it had 58% technology transfer has already been done. अब ये जो F414 engine है INS6, this we are going to use for light combat aircraft MK2 in India. So they say that except for a small component, the F414 INS6 engine will entirely be manufactured in India. Now, the next is, अब देखिए यहाँ पे NATO +5 का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था ना. तो उसमें क्या बताया गया था कि इफ इंडिया बिकम्स अ NATO +5 member, so there will be less bureaucratic intervention in defense technology transfer. Now just read this. On the timeline, Foreign Secretary Vinay Mohan Kwatra has said that the US Congress would have to approve the deal, which involves 2 separate legislation. First is Export Administration Regulation and International Traffic in Arms Regulation, and some of the spade work had been completed during the Strategic Trade Dialogue. Now, let's see the importance. Now see. The F414 will significantly enhance the capability of light combat aircraft MK2, and engines for prototype and testing are already available. So if you will see that, as reported by the Hindu, the LCA MK2 will be 135 mm longer, featuring canards and a payload of 6500 kg compared with 3500 kg for MK1 and MK1A. Now coming to the next paragraph, that is, the Cabinet Committee on Security has already approved the development of LCA MK2 at a total development cost of rupees 9,000 crore. The next is drones used to monitor roadblocks in Manipur. तो मणिपुर में जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. That army, they have said that a large group of women who were part of mob prevented the movement of additional personnel in areas bordering Kangpokpi and Impal East district as armed miscreants opened fire at villages. ठीक है. So if you will see that, then army said it was using unmanned aerial vehicle to monitor the movement of the mob. देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, देखिए आपको पता चलेगा that pattern of people blocking roads to allow unidentified persons to sneak into villages has emerged, and army have deployed more columns to traverse area on foot for checking the violence. अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं लेबर 20 के बारे में. लेबर 20. फाइन. सो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव, ही एड्रेस द लेबर 20. इट वाज हेल्ड इन पटना. ध्यान से सुनिएगा, इट वाज हेल्ड इन पटना. And he said that 2 statements adopted by the unions on universalization of social security and portability of social security fund, and on empowering women in the future of work and upskilling the women workforce in tech intensive environments were a testament to the spirit of social dialogue. सिंपल है, ये आपका लेबर 20 का फोकस एरिया है. The next is the continued news. FCI not to consider request by states for more food grains under open market scheme. So Karnataka and Tamil Nadu government, they have criticized the union government decision to restrict the supply of food grains through open market scale scheme to 100 tons. Okay, so the Food Corporation of India has made it clear that center's priority was to curb inflation. तो यहाँ पे पहले ये डिसीजन लिया गया है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर अब स्टेट्स को राइस एंड व्हीट नहीं दिए जाएंगे. फाइन.
सो यहाँ पे सी देयर आर 80 करोड़ बेनिफिशियरीज। क्या बात हो रही है, तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर गोइंग टू गिव द फूड ग्रेन्स टू द सेम बेनिफिशियरीज अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और they would be using the food grains for state schemes where identified beneficiaries are there। तो यहाँ पे ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स फॉर 80 करोड़ पीपल, देन एडिशनली 60 करोड़ कंज्यूमर्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो ये जो OMS ऑपरेशन है इट विल बी कैरिड आउट इन द इंटरेस्ट ऑफ दो 60 करोड़ पीपल सो दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स अंडर कंट्रोल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। Now, हम NATO का न्यूज लेते हैं। NATO winds up its largest air exercise in Europe. So, NATO has concluded its largest ever air defense deployment exercise in Europe. Exercise का क्या है? The exercise was led by Germany and the exercise name was Air Defender 23, which brought together 250 military aircraft from 25 NATO and partner nations like Japan and Sweden. The next is affirming US as a trusted long-term partner for tech. India sends message to China. So if you will see that Modi and Biden, they have launched two joint task forces on advanced telecommunication and which focuses on Open RAN and R&D in 5G, 6G tech. Then an MOU on semiconductor supply chain has also been signed. The next is UK accuses Russia of training combat dolphins in Crimea. तो ब्रिटिश मिलिट्री स्पाइज हैं, उन्होंने कहा है कि रशिया इट अपीयर्स दैट रशिया इज गिविंग ट्रेनिंग कॉम्बैट टू डॉल्फिन्स in the annexed Crimean Peninsula to counter Ukrainian forces। एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूज है। माइक्रॉन टू प्रोड्यूस चिप एट इंडियन प्लांट बाय दिसंबर 2024 सेज अश्विनी वैष्णव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रॉन जो है, जो यूएस का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने अपना प्लांट जो है वो लॉन्च करने वाली है गुजरात में। तो it will be $2.7 billion semiconductor assembly and testing plant to be built by US headquartered Micron in India. Okay, it will produce its first chip in 6 quarters, that is by December 2024. Now if you will see the manufacturing input for the plant okay would be brought from Japan and would be made into chips and sold to manufacturers in India and abroad. The next is most states failed to meet their capital spending targets in financial year 2022-23. So large states like Uttar Pradesh and Maharashtra, they have जो उनका capital spending plan है for 2020-23, they have not met this target, and 6 states have managed to come close to meeting their capex target as per a Bank of Baroda report based on data from 25 states. So the next is the worst performance was recorded in Andhra Pradesh, which met just 23% of its capex target, followed by Tripura, Nagaland and Haryana, which spent less than 50% of their target. Now the next is only 4 states, that is Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh and Bihar, they met or exceeded their targets, जबकि झारखंड एंड मध्य प्रदेश दे केम वेरी क्लोज टू 98%। उसके बाद 11 स्टेट्स हैं जो क्रॉस किए ये 80% थ्रेशोल्ड, व्हिच इंक्लूड्स तमिलनाडु एंड गुजरात। नाउ कम टू द टू लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे वर उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, और इनका जो आउटले था वो था ₹2.1 लाख करोड़ का, एंड विच इज 29.2% ऑफ द टोटल कैपेक्स ऑफ दिस 25 स्टेट्स। So their combined achievement was just 70%, which has brought down the average for the entire sample. So friends, that's all for today. We will meet next week with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.